नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा की तरह पहले आपको याद दिला दूं बच्चे कि आपका चैप्टर क्या है, देख सकते हैं, मुद्रा और साख। क्या बच्चे? मुद्रा और साख। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में मुद्रा का उपयोग सिखाया और ये बताया था कि मुद्रा को कहाँ रखते हैं। तो मुद्रा को कहाँ रखते हैं बच्चे? बैंक में। तो अब दिमाग में ये बात आती है कि ठीक है, चलिए मैंने अपना बैंक में पैसा रख दिया, मुद्रा को कहाँ रखा? बैंक में। तो क्या बैंक भी इस मुद्रा का कुछ करती है? क्या वो सिर्फ रखे रहेगी या वो अपना भी आय करती, अपने भी कमाती है? तो चलिए बच्चे इस चीज को सीखते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों से। क्लियर है? तो बच्चे हमारा जो अगला पॉइंट है, सभी लोग ध्यान देंगे, हमारा अगला पॉइंट है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो बैंकों की क्या बच्चे? ऋण संबंधी गतिविधियां। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो है अपने पैसे को कहां जमा करते हैं बच्चे? बैंक में। तो याद रखिएगा कि बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास रखती है। इसका मतलब है कि जितने लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सारे पैसे का एक छोटा सा हिस्सा ही बैंक अपने पास रखती है। याद रखेंगे कि जमा पैसे का, याद रखिएगा बच्चे कि जमा मुद्रा का एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास रखती है। बैंक अपने पास रखती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि बैंक, जितने लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पूरे पैसे का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास याद रखती है। और याद रखिएगा कि भारत में लगभग कितना है ये? 15%। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि बैंक में जितना पैसा है उसका 15% भाग ही क्या करती है? बैंक अपने पास जमा रखती है, जिससे बैंक का काम चलता है। याद रखिएगा, इससे क्या होता है? बैंक का काम चलता है। उसके बाद बैंक जमा का एक बड़ा हिस्सा, याद रखेंगे बच्चे, बड़ा हिस्सा ऋण देते हैं। याद रखिएगा क्या देते हैं बच्चे? ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो हमने देखा कि जमा का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बैंक क्या देते हैं? ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं। और इस ऋण से तरह तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की मांग होती है। याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के लिए, विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के लिए, हमेशा किसकी मांग होती है बच्चे? हमेशा ऋण की मांग होती है। याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए हमेशा क्या होती है? ऋण की मांग होती है। अब ऐसे सोचिए बच्चे, क्या होता है कि लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखती है। जैसे भारत में क्या है? 15%। उसके बाद क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में तरह तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है। तो तरह तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके लिए किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। क्या सभी के पास पैसे होते हैं? नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि इन आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक में चले जाते हैं और बैंक से ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। और बैंक क्या करती है कि जितना पैसा जमा है उसका बड़ा हिस्सा ऋण में दे देती है। क्लियर है? लेकिन इतना पैसा जरूर रख लेती है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पैसे की जरूरत है तो वह और अपना पैसा भी ले जाए, और ऋण भी चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जितने लोगों ने जमा किया सभी एक ही बार अपना पैसा ले लें। तो जिनको लेना है वो ले लें। उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में इतना मुद्रा होता है कि बैंक उन्हें क्या करती है? ऋण संबंधी कार्यों में व्यस्त कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, लोगों को कर्ज दे देती है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया
तो जो पैसा जमा कर रहे हैं बच्चे वो क्या है, जमा करता है। याद रखिएगा, जो पैसा जमा करते हैं वो क्या है, जमा करता है। एवं जो पैसे लेते हैं बैंक से वो फिर क्या है, कर्जदार है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चे, जमा करता। और कुछ लोग उसी बैंक के पास आकर वो उस पैसे को मांग लेते हैं, तो जो पैसे मांगते हैं वो क्या हुए, कर्जदार। तो प्रश्न है कि जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में के मध्य में कौन आया। तो बच्चे देखिए साफ स्पष्ट हो जाता है कि जमाकर्ता और कर्जदार के मध्यस्थ कौन हो जाते हैं, बैंक हो जाता है। देख रहे हैं बच्चे, तो आपको यह भी याद रखना है कि जमाकर्ता और कर्जदार के मध्य में कौन आता है, बैंक आता है। और बैंक अपने माध्यम से लोगों को क्या करता है, कर्ज देता है। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जमाकर्ता को भी बैंक क्या करती है, ब्याज देती है। तो कर्जदार से भी बैंक क्या करती है बच्चे, ब्याज लेती है। क्लियर है। तो हमने देखा कि जमाकर्ता को बैंक क्या कर रही है, ब्याज देती है, ठीक है, लेकिन कर्जदार से क्या होती है, ब्याज लेती है। तो याद रखिएगा कि लेने वाला ब्याज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और देने वाला ब्याज क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। तो देख सकते हैं कि बैंक पर जब मैं पैसे जमा करता हूं तो बैंक मुझे उस पर क्या देती है, ब्याज देती है, पर वो ब्याज तुलनात्मक रूप से कम होता है। लेकिन जो बच्चे कर्ज लेते हैं उनसे भी बैंक क्या करती है, ब्याज लेती है, पर उनसे ब्याज तुलनात्मक रूप से ज्यादा लेती है। तो देने वाला ब्याज कम है और लेने वाला ब्याज क्या है, ज्यादा है। तो दिए गए ब्याज और लिए गए ब्याज का जो अंतर है वही बैंक की क्या है, आय है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। चलिए यहां देखिए बच्चे, जमाकर्ता को दिए गए ब्याज, ठीक है, यहां पर हम तुरंत इस ग्राफ के माध्यम से अच्छे से सीख लेंगे ताकि आप पूरी बात अपने आप बच्चे यहां पर क्या कर लेंगे, जज कर लेंगे। यहां देखिए सभी बच्चे ध्यान से कि जमाकर्ता को भी बैंक ने क्या दिया बच्चे, ब्याज दिया, ठीक है, पर वो ब्याज क्या दिया, कम दिया। ओके, उसके बाद कर्जदार ने क्या किया, ऋण लिया। कर्जदार ने क्या किया बच्चे, ऋण लिया। तो इस ऋण पर उसने क्या किया, ब्याज दिया। तो याद रखिएगा यहां जमाकर्ता ने ब्याज लिया और यहां पर कर्जदार ने क्या किया, ब्याज दिया। तो लिया गया ब्याज कम है पर दिया गया ब्याज क्या है, अधिक। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर ही आय है। और याद रखिएगा ये बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। इसका मतलब है कि हमने देखा कि जो ब्याज का अंतर है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यही जो ब्याज का अंतर है, यही जो आय है, ये बैंकों की आय का क्या है, प्रमुख स्रोत है। पूरी बात देखिए बच्चे अच्छे से समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि ब्याज के अंतर से भी बैंक क्या करती है, वो अपनी क्या करती है बच्चे, कमाई करती है। आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और जरा देखते हैं कि साख की क्या क्या स्थिति होती है। बच्चे याद रखिएगा साख का मतलब क्या होता है कि भविष्य में भुगतान कर देंगे या बाद में भुगतान करेंगे। तो हमें साख की विभिन्न स्थितियों को सीखना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो चलिए जरा साख की विभिन्न स्थितियों को सीखते हैं। इसे मैं मिटा दूं, सभी बच्चे समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हमारा अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है साख की विभिन्न स्थितियां। याद रखेंगे बच्चे, हमारा अगला पॉइंट क्या है, साख की विभिन्न स्थितियां।